हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करवाने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज बन रही है सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 के लिए, जो बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, सेमेस्टर 2 के या सेमेस्टर 4 के एसवाइएल के जितने भी बच्चे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, सॉरी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भाई मैंने शेयर्स बोल दिया गलती है, बट ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले के जो चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, बायबैक शेयर की वीडियो नहीं देखी तो भाई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सारी वीडियो है, जाके आप लाइन से उनको देख सकते हो, फिर आप इसको आ सकते हो। तो इसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स लेने हैं भाई, नोट्स फुल फ्लेज नोट्स है, जिसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर है, न्यूमेरिकल कवर है, प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल दे रखे हैं और विद सॉल्यूशन भी एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर जिसको भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई पूरी बुक की तरह मिलेगा। ठीक है, पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट होंगे और अच्छे से समरी आप उसके कर सकते हो। ठीक है, नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो या मैसेज करके लिख सकते हो। बाय नोट्स या नोट्स खरीदने हैं तो आप इजीली मिनिमम अमाउंट देके नोट्स को बस परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे समराइज पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिडेम्पशन का मीनिंग क्या होता है, जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है इसका मतलब क्या होता है। सेकंड चीज हम इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। थर्ड चीज हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिसपे रिडेम्पशन किया जाता है डिबेंचर्स को। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा है जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, जो भी रिडेम्पशन के सोर्स है। आपके बुक में मेनली 3 सोर्स दिए हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल और मिक्स्ड कैपिटल दे रखे हैं। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे डीआरआर और डीआरआई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे दोनों की जनरल एंट्री जो है वो किस तरह से होती है और ये क्यों क्रिएट करा जाता है, और डीआरआर और डीआरआई किस किस कंपनी को क्रिएट करना जरूरी है और किस किस कंपनी को क्रिएट करना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे समराइज पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिबेंचर से। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है। तो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग मतलब बस इतना सा ही होता है कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते थे तो डिबेंचर्स इशू करने के टाइम पे मैं क्या करता था, मैं अपने डिबेंचर्स पब्लिक को देता था और उनसे उसके बदले पैसे लेता था। ये होता था हमारा इशू ऑफ डिबेंचर। अब हम रिडेम्पशन कर रहे हैं तो रिडेम्पशन का पहले तो आप मतलब समझ लो, रिडेम्पशन मतलब होता है वापसी। क्या होता है, वापसी। आप क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो अपने जो डिबेंचर्स है उनको वापस ले रहे हो। ठीक है, अगर आपने डिबेंचर्स किसी को दिए हुए हैं तो आप उससे वापस ले रहे हो। अब आप उल्टा करोगे, इशू के टाइम पे क्या करते थे, पहले आप उसको देते थे डिबेंचर्स और पेमेंट लेते थे। अब आप उनके डिबेंचर्स को लौटा रहे हो और सामने वाले से पेमेंट ले रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को, सॉरी मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे दिमाग में मिक्स हो गया। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम ये करते थे कि डिबेंचर्स हम देते थे और पैसे लेते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उनसे अपने डिबेंचर्स वापस ले रहे हैं और पैसों को दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो पैसा हमने इशू के टाइम पे लिया था वो पैसा अब रिटर्न करना है, वापस कर रहा है, पैसा वापस करना है और अपने डिबेंचर्स को बाय बैक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वापस से। ठीक है, तो भाई सिंपल सा मीनिंग यही होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का अगर मैं आपको नॉर्मल मीनिंग बताऊं तो देखो भाई, ये है मेरे डिबेंचर्स। ठीक है, ये हैं वो लोग जिन्होंने मेरे से डिबेंचर पहले क्या करे थे, खरीदे थे। इन लोगों ने मेरे से डिबेंचर पहले खरीदे थे, अब ये रिडेम्पशन कर रहे हैं। रिडेम्पशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इनसे डिबेंचर्स को वापस ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न ले रहा हूं, क्या, डिबेंचर्स। ठीक है, मैं डिबेंचर्स से ले रहा हूं। अब जब इनके डिबेंचर्स मैंने लिए तो इनका पैसा भी इनको देना पड़ेगा, इनकी जो मनी है वो इनको मैं क्या करूंगा, वापस करूंगा, रिटर्न करूंगा। ठीक है, डिबेंचर्स ले रहा हूं तो मनी को क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, वापस दूंगा। ठीक है, इसको इतने से कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, मीनिंग ऑफ डिबेंचर।
ठीक है, या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर का मीनिंग ये होता है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री कैसे होती है। बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिडम्पशन के टाइम पे और इशू के टाइम पे जर्नल एंट्री डिफरेंट होती है। थोड़ा सा सिमिलरिटी ये बात बताता हूँ। देखो जब भी हम इशू करते हैं डिवेंचर्स को और जब हम रिडम्पशन करते हैं डिवेंचर्स को, ठीक है, तो इसमें फर्क इतना है कि जब हम इशू करते हैं तो इशू करते टाइम पे हम अपने डिवेंचर्स को एट अ पार पे भी इशू करते हैं, प्रीमियम पे भी इशू करते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। डिवेंचर्स को जब हम देते हैं लोगों को और पैसा लेते हैं तो हम पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी, तीनों पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। पार मतलब होता है फेस वैल्यू जितनी भी आपके डिवेंचर की। एक डिवेंचर अगर 100 रुपए का है तो आप उसको 100 रुपए पे ही इशू कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी फेस वैल्यू है वो आपके इशू ऑफ डिवेंचर की वैल्यू के बराबर हो, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है जो आपकी फेस वैल्यू है उससे आप क्या कर रहे हो, उससे आप ज्यादा पे इशू कर रहे हो, ठीक है। आप उससे ज्यादा पे इशू कर रहे हो। सपोज करो 100 रुपए का डिवेंचर है तो आप उससे 110 रुपए में इशू कर रहे हो। और डिस्काउंट में ये होता है कि अगर आपके डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो आप उसको कम में इशू कर रहे हो, मतलब कि आप उसको 98 रुपीज में इशू कर रहे हो। 100 रुपए का कोई डिवेंचर है तो आप उसको 98 में इशू करोगे, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो देखो हमने इशू के टाइम पे पढ़ लिया, हमें सीखना है मेनली रिडम्पशन पे। तो रिडम्पशन में इससे अलग होता है, वो अलग क्या होता है भैया बताते हैं। अगर आप किसी भी डिवेंचर को रिडम्पशन करते हो तो रिडम्पशन के टाइम पे आप रिडम्पशन एट अ पार कर सकते हो। रिडम्पशन एट अ पार कर सकते हो। आप क्या करोगे जब रिडम्पशन करोगे, आपने जब रिडम्पशन किया तो आप क्या करोगे, फेस वैल्यू जो है आप उसके बराबर ही पैसा लोगे। जब आप रिडीमेबल करोगे तो रिडीमेबल में 100 रुपए पे करोगे और इशू भी आपने किया था वो 100 रुपए पे था, ठीक है। समझ आया। सेकंड केस भाई पार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिडम्पशन का केस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। सेकंड चीज आप दूसरा है प्रीमियम पे कर सकते हो। आप प्रीमियम पे रिडम्पशन अगर करोगे तो जो आपकी फेस वैल्यू है वो रिडम्पशन की वैल्यू से कम होगी, मतलब कि आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होगा। जब आपने फेस वैल्यू जो दी थी, फेस वैल्यू थी आपकी मान लो 100 रुपए में आपने डिवेंचर बेचा था, रिडम्पशन के टाइम पे आप 110 रुपए में लोगे, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 रुपए आपको फालतू देने पड़ रहे हैं अपने ही डिवेंचर्स को लेने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो 10 रुपए है, ये जो 10 रुपए आया आपका, ये जो हो जाता है इसको बोलते हैं आपका एक्सेस मनी। आपको क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी फालतू पैसा दे रही है अपने डिवेंचर्स को रिडीम करते टाइम, ठीक है। तीसरा जो केस आता है वो आता है डिस्काउंट का। बट रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता है। रिडम्पशन कभी भी किसी भी बुक्स में डिस्काउंट के ऊपर रिडम्पशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कहीं नहीं आप एंट्री पाओगे कि रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट के टाइम पे किया है। तो याद रखना अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो तो सिर्फ पार और प्रीमियम पे करोगे। इश्यू आप कर सकते हो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों के ऊपर, ठीक है। अब मैं अगर डिस्काउंट की, अब मैं इसकी जनरल एंट्री आपको बताऊं, देखो मैंने बताया था कि मैं इसकी जनरल एंट्री बताऊंगा। तो हमारा मेनली इशू के टाइम पे ये वाले केस आते हैं, रिडम्पशन के टाइम पे ये केस आते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री आप बुक्स में कैसे करोगे, अगर पार पे आपने रिडम्पशन किया तो कैसे करोगे और प्रीमियम पे करा तो कैसे करोगे। तो आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री जरा। तो देखो पार का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का आपका डिवेंचर है और 100 रुपए पे आपने इशू करा है, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री जरा समझते हैं। तो जनरल एंट्री जब आप करते थे तो सेम जनरल एंट्री वही रहेगी जो हमेशा जैसे शेयर एप्लीकेशन में करते हो या इशू डिवेंचर या रिडम्पशन में, तो सेम एंट्री वही रहेगी। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि @9% ऑफ रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये आपका अमाउंट है, ठीक है। ये मैं बात कब कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं एट अ पार की, किसकी, एट पार। अगर आप पार के ऊपर डिवेंचर रिडम्पशन करते हो तो आप जनरल एंट्री ये वाली करोगे, ठीक है। 2 में डिवेंचर्स होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। आप क्या एंट्री करोगे, 9% रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2 में डिवेंचर होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा उसका अमाउंट यहाँ पे, ठीक है भाई। अब ये दूसरी एंट्री आएगी। पहली एंट्री आपने क्या करा, पहली एंट्री यहाँ पे
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हम सेकंड एंट्री सीखेंगे। सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, पेमेंट जो है वो दे रहे हैं, किसको देंगे पेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट जाएगी, तभी तो वो हमारे डिबेंचर रिडीम करेगा। तो हम लिखेंगे सेकंड एंट्री, हम यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट है, ठीक है। 2 में बैंक अकाउंट, बस भाई ये जनरल एंट्री होगी एट अ पार की। पार की जनरल एंट्री आपको समझ आ गई। देखो 1 2, बस ये एक जनरल एंट्री है पूरी की पूरी जो आपको करनी है। जब आप कोई भी डिबेंचर एट अ पार पे रिडीम करते हो तो आपको जनरल एंट्री करनी है। 9%, ये जो 9% है ना, ये लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये जो है ये आपका एक तरह से बोल सकते हो क्रेडिट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है। ये कोई वैसा नहीं है कि 9% डिबेंचर है किसी से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट ये एक तरह से डिबेंचर अगर आप बात कर रहे हो तो डिबेंचर में आपको नहीं है 9% या 8% जो वैल्यू होती है वो लगाना ही होता है, ठीक है। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 में डिबेंचर होल्डर अकाउंट और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपको इस तरह से जनरल एंट्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर मैं पार की बात करूं तो अमाउंट भी बता देता हूँ। यहाँ पे अमाउंट जाएगा, अगर मेरा डिबेंचर्स की वैल्यू फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए से एंट्री करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 रुपए से ही आराम से रख लोगी। तो यहाँ पे भी मैं 100 रुपए से जनरल एंट्री करूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये जो मेरी पूरी एंट्री है, ये मेरी एंट्री कौन सी हो गई, रिडम्पशन की, पार की। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम की। अब आते भाई प्रीमियम वाली एंट्री पे, तो हम लिखेंगे एट अ प्रीमियम। अगर आप कोई भी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हो तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, तो प्रीमियम की भी जनरल एंट्री ऐसे ही होगी। एंट्री क्या होगी, आप लिखोगे @ 9% ऑफ रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे, अभी अमाउंट डालना सिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की एंट्री। तो प्रीमियम में आप जब भी प्रीमियम देते हो या प्रीमियम इश्यू करते हो या फिर आप फालतू पैसा दे रहे हो रिडेम्पशन के टाइम पे, तो वो चीज आपका लॉस होगा, आपके बिजनेस का क्या होता है, लॉस। और जब लॉस होगा आपका, तो वो जो प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो जब हम पैसा ज्यादा ले लेते थे किससे, हमारा प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट में आता था। लॉस अकाउंट टू डेबिट आएगा, किस में आएगा, डेबिट में। तो लॉस को आएगा डेबिट साइड में, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। आप लिखोगे लॉस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे आप लिख दोगे लॉस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट डाल दोगे डेबिट में, भी जो अमाउंट आएगा डेबिट में आएगा। सपोज करेंगे अभी थोड़ी देर में कि मेरा जो शेयर है वो 100 रुपए का है, रिडेम्पशन करते टाइम पे मैंने प्रीमियम पे किया है, तो मैंने क्या किया, उसको 110 रुपए दिए हैं। 100 रुपए वाले डिबेंचर के 110 रुपए दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 9% डिबेंचर्स वाले में तो डालूंगा अपने 100 रुपीज, 10 रुपए मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 10 रुपए मेरे किस में आ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे पे किया ना मैंने, तो उसमें डाल दूंगा। 2 में कौन सा आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर, 2 में डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। तो ये कितने रुपए से हो जाएगा, पूरा डिबेंचर होल्डर के पास 110 रुपए चला गया मेरा, ठीक है भाई। तो अभी ये मेरे ड्यू है पैसे, अभी मैं इसको पे करूंगा। पे करने पे एंट्री क्या होगी, पे करने पे एक एंट्री और हो जाएगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक। तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसे जो है वो चले जाएंगे। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक अकाउंट, ठीक है भाई। बैंक में पैसे पहुंच गए हैं कितने रुपए, 110 रुपए। प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो प्रीमियम पे पैसा ज्यादा जाता है, तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही मैंने 110 रुपए डाल दिए। तो देखो डिबेंचर होल्डर में मैंने आपको बताया था, जब भी आप डिबेंचर्स रिडीम करोगे तो 2 केस बनते हैं, प्रीमियम का और पार का। इसके अलावा डिस्काउंट का केस ही नहीं बनेगा। और प्रीमियम पे एंट्री ये वाली होगी, पार पे ये वाला केस चलेगा। तो 2 ट्रांजैक्शन हमने अभी पढ़ ली है। टोटल में 5 ट्रांजैक्शन बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन की नहीं होती है, तो आप ये समझ लो पहले, ठीक है। ये कौन सी है, पार, और ये कौन सी है, प्रीमियम की। अब आप इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो फटाफट चाहे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है भाई।
ओके, चलो मैं इसको बाद में बता दूंगा, आगे बता दूंगा पहले। अब मैं बात करने वाला हूं नीचे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि जो भी मेथड्स होते हैं अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन के। तो भाई मेथड के लिए मेरे को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा थोड़ा स्पेस, आपने इसको उतार लिया तो भाई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आप उसको उतार लो ताकि इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे सोर्सेस की, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो है वो 4 टाइप्स के सोर्स होते हैं, ठीक है। पहले सोर्स नहीं, सॉरी मेथड है, कह रहे हमारे मेथड बताओ। तो भाई हमारे टोटल 4 तरह के मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है डिबेंचर रिडेम्पशन करने का, वो होता है हमारा लमसम, ठीक है, लमसम मेथड, ठीक है भाई, लमसम मेथड। दूसरा हमारा जो दूसरा मेथड है, वो जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हम बोलते हैं उसको ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है। हम जब डिबेंचर रिडेम्पशन करते हैं तो पहले लमसम पे करते हैं या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स पे भी कर सकते हैं। पहले बहुत सारे मेथड है भाई, बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तीसरा है ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, ठीक है। चौथा आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन, ठीक है। ये 4 मेथड होते हैं जिसमें हम अपने डिबेंचर्स को क्या करते हैं, हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो अब जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बेस्ट मेथड है, किसके द्वारा डिबेंचर जो है वो रिडीम्शन करे जाते हैं। 1 मिनट, तो भाई हाथ काला हो गया है, जहां इंक निकालनी है वहां तो निकलती नहीं, जहां नहीं निकालनी वहां पे पड़ जाती है, मेरे हाथ पे पड़ गई है सारी, ठीक है, देख सकते हो। चलो कोई नहीं, हाथ तो धुल जाएगा, पहले आपको कराते हैं, इसलिए एक तो ये सब है ना ये, चलो कोई नहीं, बताते हैं बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था किस मेथड की, भाई मैं बात कर रहा था लमसम मेथड की। किसकी मेथड की? लमसम से स्टार्ट करने वाले लास्ट तक, ठीक है। तो जो लमसम मेथड होता है इसमें बोलते हैं कि जब हमें डिबेंचर रिडीम करने हैं ना, तो जिसकी डेट पहले आ रही है उसकी पेमेंट कर दो। इसमें क्या होता है, जो भी डेट, जो डेट पहले आएगी उसकी पेमेंट पहले करेंगे, उसकी पेमेंट कर दो, ठीक है भाई। कह रहा है कि जो भी डेट पहले आएगी ना, लमसम का मतलब होता है उसकी पेमेंट पहले कर दो। मान लो किसी की डेट आ रही है डिबेंचर की 30 अगस्त है, ठीक है, तो 30 अगस्त अभी आने वाली है 2 दिन बाद, तो पहले हम इसकी पेमेंट करेंगे। जो भी इसके 50,000, 60,000, 70,000 डिबेंचर को इश्यू करे थे, वो डिबेंचर लेके हम उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैसे कर सकते हैं भाई? पेमेंट कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला तो है आप पूरा अमाउंट इसको दे दोगे, जो भी इनका अमाउंट बन रहा है 70-80 हजार। दूसरा तरीका है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट पे दे दोगे। कैसे दे दोगे? इंस्टॉलमेंट पे। बट लमसम पढ़ रहे हैं तो लमसम में मोस्टली पेमेंट पूरी एक साथ जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब क्या है कि मैं ना लॉटरी निकालूंगा, मेरे पास एक गुल्लक है, ठीक है, ये गुल्लक है, इसमें मैंने अलग से 100 पर्चियां डाल रखी है। मैंने ऐसी बहुत सारी पर्चियां बना बना के इसके अंदर डाल रखी है, ठीक है, पर्चियां। तो ऐसी काफी सारी पर्चियां हैं। अब मैंने ना क्या करा, लॉटरी डाली, ऐसे करके हाथ घुमाया और लॉटरी बना दी, लॉटरी की तरह, ठीक है, लॉटरी की तरह घुमाया और एक पर्ची निकाल ली। जो पर्ची मेरे हाथ में आएगी, जो भी पर्ची मेरे हाथ में आएगी, पहले मैं उसकी पेमेंट करूंगा, उसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 3, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या करूंगा कि मेरे को अपने डिबेंचर्स लेने हैं, जिस भी डिबेंचर्स होल्डर से मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मेरे पास मनी जो है वो एक्सेस है, मेरे पास पैसा ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मनी एक्सेस है और मेरे को पैसा देना है या फिर पैसा कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो डिबेंचर होल्डर्स है ना उनको कह दूंगा कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, तो अब अगर किसी को भी अपना पैसा कन्वर्ट कराना या पैसा लेना हो तो वो अपने पैसे ले सकता है, डिबेंचर बेच सकता है। जिसको भी डिबेंचर बेचने की इच्छा हो वो डिबेंचर बेच सकता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो डिबेंचर ना बेचना चाहे, तब हम उसमें क्या करेंगे, और हमारे पास पैसा पड़ा हुआ एक्सेस, हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स को लालच देंगे। क्या देंगे? ग्रीड देंगे। लालच क्या?
हम बोलेंगे जो भी डिवेंचर हमें सेल करना चाहता है वो सेल कर दो। अगर किसी के डिवेंचर होल्डर में शेयर वैल्यू में 100 रुपए का अगर डिवेंचर है, हम उसके 110 रुपए दे रहे हैं, हम कितने रुपए देंगे? 110 रुपए देंगे। अब जो हमें सेल करना चाहता है डिवेंचर वो सेल कर सकता है। इसको ओपन मार्केट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट। पॉइंट नंबर 4 आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है कि जो भी आपने डिवेंचर्स लेने हैं किसी से भी, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह आप ना कोई दूसरे टाइप के डिवेंचर्स इशू कर सकते हो मार्केट में। पैसा बनाने के लिए आपको जो भी डिवेंचर लेने हैं, तो आप डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टेबल बोलते हैं, कन्वर्जेबल बोल लो, कन्वर्जन बोल लो, ठीक है। तो अभी जो आपका डिवेंचर है, मान लो आपके डिवेंचर की जो ग्रेड है वो @8% है। मैं लिखवाता हूँ ना हमेशा, जैसे डिवेंचर में आपने बहुत बार देखा होगा, अभी मैंने बोर्ड पे भी लिखा था 8% डिवेंचर होल्डर, 9% डिवेंचर होल्डर, 10% डिवेंचर होल्डर। तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा डिवेंचर अगर 8% है तो मैं उसको कर दूंगा 9% वाला डिवेंचर होल्डर। मैंने क्या करा, अपने डिवेंचर की वैल्यू बढ़ा दी, कन्वर्ट कर दिया उसको, किसमें? 8 से 9% में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 4 मेथड जिससे हम अपने डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं, ठीक है। चारों मेथड हमने देख लिए। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है भाई। अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। तो अभी तक जिसने भी इसको नहीं उतारा भाई उतार लो, वैसे उतारने वाला कोई ज्यादा है नहीं, ये पॉइंट दिए हुए 4, रिमेंबर कर लेना, बस दिमाग में बैठा लेना, ठीक है भाई। हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। कौन कौन से सोर्स होते हैं? पहला सोर्स होता है वो होता है आउट ऑफ कैपिटल। क्या होता है भाई? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल मतलब होता है कि जो भी मेरे पास पैसा है, जो भी मेरे पास कैपिटल मनी पड़ा है, मैं अपने डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए उसका यूज करूंगा और मैं उसमें से पैसा निकाल के अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को दूंगा, और वहां से जो पैसा आएगा मेरे पास, जो भी पेमेंट आएगी, मैं उससे अपना आगे चलाने वाला हूँ बिजनेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। आपका जो कैपिटल मनी है, आप उससे पैसा निकाल के डिवेंचर्स होल्डर्स को दोगे। पॉइंट नंबर 2 आता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट जो है, मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, एक प्रीवियस लेक्चर में, शायद इश्यू ऑफ शेयर या बायबैक शेयर था, उसमें मैंने दिया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो जो आपका प्रॉफिट होगा, आप रिडेम्पशन के लिए वहां से पैसे इकट्ठा करोगे। कैसे? आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये बैंक है, ये जो घड़ा है ना, ये क्या है? ये बैंक है, घड़ा नहीं है। मेरी आंखों से देखो भाई, क्या है? बैंक है, ठीक है। बैंक से मैंने लिया 5 लाख रुपए का लोन, 5 लाख का, 5 लाख का लोन लिया और मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने एक बिजनेस डाला, बिजनेस को मैंने 5 ईयर रन किया। कितने ईयर रन किया भाई? 5 ईयर। पहले साल जो है प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, दूसरे साल 3 लाख का, तीसरे साल 4 लाख का, चौथे साल 5 लाख का, छठे साल सिर्फ 2 लाख का। 5 साल मैंने बिजनेस रन किया। 5 साल रन करने के बाद ये मेरा प्रॉफिट था। अब इसमें से मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए यहां से बचाए, एक यहां से बचाया, एक यहां से बचाया, एक यहां से बचाया और एक यहां से बचाया। एक एक करके 5 साल में कितने हो गए? 5 लाख रुपए हो गए। ये 5 लाख ले जाके मैंने बैंक को दे दिए। मैंने बोला भाई ले, तेरा ब्याज जो है सूद समेत चुका दिया मैंने, और मैंने तेरे 5 लाख रुपए जो लिए थे, क्या लिया था? लोन। वो लोन मैं 5 साल बाद चुका चुका हूँ। डिवेंचर्स का लोन ऐसा लोन है जो 20 साल तक आप चुका सकते हो। मैंने 5 साल बाद ले जाके बैंक को पैसा दे दिया और उसका लोन चुका दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने आउट ऑफ प्रॉफिट से पैसे निकाले हैं पैसा चुकाने के लिए। तो इसी तरह आउट ऑफ प्रॉफिट से आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को भी पैसा पे कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? डिबेंचर होल्डर्स को पहला तो कैपिटल से पैसा पे कर दो। हो सकता है कैपिटल बिजनेस में ज्यादा ना हो, बिजनेस पहले ही ऑलरेडी लॉस में चल रहा हो, फिर आप कैसे पे करोगे? फिर आप आउट ऑफ प्रॉफिट से दोगे। पॉइंट नंबर 3 भी है, कह रहा है मिक्स्ड दे सकते हो, आउट ऑफ कैपिटल से और आउट ऑफ प्रॉफिट से। सपोज करो मेरा जो बिजनेस है ज्यादा नहीं चला, मेरा बिजनेस सिर्फ 3 साल चल पाया और उसके पैसे मेरे को 3 साल तो फायदा हुआ 1-1 लाख रुपए, और बाकी 2 साल नुकसान हो गया, माइनस में चला गया, 0 अमाउंट आ गया। 0 तो नहीं आएगा, हालांकि 1 मान लो कि 1-1 लाख का ही फायदा हुआ, और अगर मैं यही दे दूंगा तो मेरी कैपिटल क्या बचेगी? तो मेरे को 3 साल प्रॉफिट हुआ, मैंने 3 लाख रुपए इकट्ठे करे बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 लाख रुपए तो मैं ले लूंगा इसमें से, आउट ऑफ प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से। 2 लाख रुपए मेरी कैपिटल में पड़े थे, कभी मेरे चाचा ताऊ आए थे, अब वो मर गए होंगे, उसके पैसे बचे होंगे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, मैंने उसमें से 2 लाख उठा लिए आउट ऑफ कैपिटल से, और आउट ऑफ प्रॉफिट से 3 लाख ले लिए। टोटल कितने हो गए? 5 लाख। और मैंने ले जाके 5 लाख रुपए किसको दे दिए? बैंक को। मैंने बोला लो भैया अपना लोन चुका लो, 5 लाख रुपए का लोन है, आगे से हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट का मतलब होता है मिक्स्ड करना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है एकदम?
अब हम बात करने वाले हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर में आप सिर्फ उन डिबेंचर्स को रिडीम करोगे जो फुल्ली कन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, आपने अगर किसी को भी 100 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 डिबेंचर इशू करे हैं, पहला केस तो बनेगा, 3 केस बनाऊंगा। पहला केस नंबर 1 कि आपके 100 के 100 डिबेंचर जो है ना वो रिडीमेबल है, 100 के 100 फुल्ली कन्वर्टेबल है और फुल्ली कन्वर्ट हो चुके हैं, अब आप इसको रिडीम कर सकते हैं 100 के 100। दूसरा केस ये कहता है कि आपके जो 40 डिबेंचर है ना, 40 डिबेंचर वो तो फुल्ली कन्वर्टेबल है, ठीक है, उसको आप रिडीम कर सकते हो। बाकी जो लेफ्ट ओवर 60 डिबेंचर्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, रिडीम नहीं कर सकते, वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड केस क्या आता है, 100 के 100 डिबेंचर जो है वो नॉन फुल्ली कन्वर्टेबल है, नॉन फुल्ली कन्वर्टेबल है। आप किसी को भी हाथ नहीं लगाओगे जब तक ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं हो जाते। ठीक है, आप याद रखना, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं डिबेंचर तभी रिडीम करते हैं जब वो फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, पूरा कैश जब ही ले पाते हैं, वरना वो उसको छुएंगे भी नहीं जब तक वो फुल्ली कन्वर्टेबल आपके नहीं है। तो आप याद रखना, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर है तो ही आप क्या करोगे, उसको रिडीम करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नीचे 2 पॉइंट की, एक आता है DRR और एक आता है DRI। ये क्या होता है भैया, हमें तो नहीं पता ये क्या होता है DRR। तो DRR का मतलब होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मींस DRR। DRI क्या होता है, इसका मतलब होता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये क्या चीज है भैया, ये बला दो क्या है भाई, ये बहुत कमाल की बला है, ये एक ऐसी बला है जो आने वाली सारी बलाओं को टाल देती है। ठीक है, बताते हैं क्या होता है भाई। रिजर्व क्या होता है, आपने रिजर्व नाम सुना होगा। रिजर्व किस काम आता है, रिजर्व इस काम आता है, गुल्लक। एक रिजर्व क्या होता है, पिगी बैंक होता है। ठीक है, एक गुल्लक होती है, इसमें आप पैसा इकट्ठा करते रहते हो, है ना, उसको ही तो रिजर्व बोलते हैं। और किसको बोलते हो, रिजर्व क्या होता है, एक ऐसा पिगी बैंक होता है जहां पर आप अपना पैसा जो है वो इकट्ठा करते रहते हो। ये आपका पैसा है, ये आपका मनी है, ये पैसा आप इस गुल्लक में डाल रहे हो, गुल्लक भर रही है पैसों से, गुल्लक यहाँ पे सिक्कों से खनक रही है। ठीक है, ये सिक्के पड़े हैं, ये चमक रहे हैं सिक्के सारे 1-1 रुपए के। तो भाई रिजर्व मतलब क्या होता है कि आप जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जो भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसका एक रिजर्व बना के चलोगे। रिजर्व के मैंने ऊपर, मैं मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे को एक साइकिल लेनी है, मेरे को क्या लेना है, एक साइकिल लेनी है। मैंने एक पिगी बैंक बना लिया ये वाला। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लिख दिया साइकिल रिजर्व, रिजर्व फॉर साइकिल। तो मैं साइकिल के लिए जो भी पैसा होगा मैं इसमें डालूंगा। ठीक है, मैं जो भी कमाऊंगा मैं सारा पैसा इसमें डालूंगा। हो सकता है मैं 10 रुपए कमाऊं, 10 रुपए में से हो सकता है मैं सिर्फ 2 रुपए इसमें हमेशा डालूं हर महीने, या मैं 3 रुपए डालूं, या मैं 5 डालूं, या 7 डालूं, या पूरा 10 का 10 डाल दूं, कोई मैटर नहीं करता। आप कितना भी डाल सकते हो, आपका गुल्लक है, आपका रिजर्व है। ठीक है, पैसा बचा रहेगा। तो अगर मैं रिजर्व में सारा का सारा पैसा डालता रहूंगा तो इसको बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और जब मेरे को साइकिल लेनी होगी मैं गुल्लक को फोड़ दूंगा और पैसा निकाल लूंगा, और पैसा निकाल के अपनी साइकिल ले सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक रिजर्व हो गया कि इसके काम के अलावा मैं साइकिल के अलावा मैं इस रिजर्व को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ साइकिल के लिए रिजर्व कर रखा है, तो इसीलिए बोलते हैं डिबेंचर रिजर्व। और ये रिजर्व कब काम आता है भाई, रिजर्व जब काम आता है जब आप डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने में असफल हो जाते हो। आपके बिजनेस में इतना पैसा नहीं होता कि आप डिबेंचर होल्डर को पैसे पे कर सको, इसीलिए रिजर्व को बनाया जाता है। ठीक है, अब आपने मान लो रिजर्व तो बना दिया, रिजर्व में पड़े आपके 10 लाख रुपए। कितने रुपए, 10 लाख रुपए। अगर ये 10 लाख रुपए आपने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किए होते, बैंक में दिए होते या किसी को दिए होते, उसका ब्याज भी मिलता, इंटरेस्ट मिलता, पैसा बढ़ता। तो इसीलिए हम DRR को, ये हमने DRR बना लिया, अब DRR को DRI में भरते हैं। तो DRI मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करते हैं, अपने पैसे को, ये बैंक है, ठीक है, हम इस पैसे को बैंक में ले जाके दे रहे हैं, ये बैंक है। ठीक है, तो बैंक खुला हुआ है, मैंने सारा पैसा 10 लाख रुपए बैंक में ले जाके इन्वेस्ट कर दिया।
ठीक है। जब मैं बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो बैंक हमारे पैसे को ब्याज लगाएगी और ब्याज लगा के पैसा बढ़ेगा। अगर मैं इसको जेब में रखे रहूंगा तो 10 लाख के 10 लाख ही पड़े रहेंगे और पड़े पड़े पैसा हो सकता है घट जाए एक टाइम पे हो जाए कि आपके जो रिडेम्पशन रिजर्व है या फिर रिडेम्पशन आपके जो डिबेंचर्स है 110 रुपए से बढ़ के वो 200 रुपए पहुंच जाए। 200 रुपए पहुंच गए तो आपने 10 लाख के हिसाब से जो पैसा अनुमान लगाया था कि 10 लाख रुपए में मैं अपने सारे रिडेम्पशन ले लूंगा, अब आप देख रहे हो उसकी कीमत अगर 200 रुपए हो गई तो क्या आप उसको ले पाओगे उसी 10 लाख में? नहीं ले पाओगे, रेट बढ़ गया मार्केट में। तो रेट बढ़ रहा है तो अपने पैसे को क्यों सीमित करके बैठे हो भाई? पैसे को कहाँ लगा दो? पैसे को लगा दो किसमें? बैंक में। पैसा बैंक में लगेगा तो बैंक में कुछ ब्याज आएगा, बैंक में कुछ ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो आपके रिडेम्पशन के काम ही आएगा। तो इसको बोलते हैं डीआरआई अकाउंट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब हम डीआरआई अकाउंट क्रिएट करते हैं और जब हम डीआरआई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसमें कितने कितने % हमें क्या क्या लगाना होता है। तो सिंपल सी बात समझो, जब हम डीआरआई अकाउंट बनाते हैं ना तो डीआरआई हमेशा 15% इंटरेस्ट लेता है। जो डीआरआई है हमेशा 15% इंटरेस्ट पे बनता है, ठीक है। डीआरआई हमेशा 15% पे बनेगा और जो डीआरआर है वो हमेशा 10% पे बनेगा। वैसे मार्केट में कहने को रेट या फिर बुक्स में अलग अलग आप बुक्स में देखोगे तो उसमें रेट अलग अलग होते हैं। किसी में 20 होगा, किसी में 25 होगा, किसी में 30 होगा, ठीक है, और किसी में 10 होगा तो किसी में 5 होगा। तो सारी बुक्स में अलग अलग आपको अमाउंट देखने को मिलेंगे, बट एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है भाई वो ये होता है कि जो डीआरआर का अमाउंट है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट है, वो 10% होना चाहिए। 10% से कम नहीं लगा सकते। आप अगर रिजर्व में पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो आप कम से कम हर महीने अपनी सेविंग्स का 10% उसमें डालिए, 10% से कम नहीं डालोगे। दूसरी चीज, डीआरआई जब आप इन्वेस्ट करते हो, बैंक में लगा रहे हो, तो बैंक में मिनिमम 15% अमाउंट होना चाहिए आपका, उससे कम नहीं आप कर सकते, ठीक है। उसमें 15% का आपको इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा मिल रहा है तो 15% आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना। अब एक काम करो छोटा सा, इसको याद रखने के लिए जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई इतना तो मैं चिल्ला के थक चुका हूँ। अब आपको दिमाग में कैसे रहेगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बच्चे कमेंट पढ़ते हैं। तो कमेंट में बस इतना लिखो कि जो डीआरआर है उसको 15% पे रखते हैं, डीआरआई जो होता है वो 10%, सॉरी डीआरआर जो होता है वो 10% पे होता है, डीआरआई हमेशा 15% पे होता है। और जो यहाँ पे मैंने लिखा था फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है, जब तक ये फुल्ली कन्वर्टेबल ना हो तब तक इसको रिडीम नहीं कर सकते। बस इतनी चीजें लिखो कमेंट में जाके, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर इसको लिखेंगे तो जो भी बच्चा कमेंट पढ़ेगा उसको दिमाग में सेम एक यही बात बैठ जाएगी कि जो डीआरआर है वो 15% है, डीआरआई जो होगा वो डीआरआर है जो वो 10% होगा, डीआरआई जो होगा वो 15% होगा। देख रहे हो मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ? तो भाई ऐसे ही आप भी कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, इसीलिए कमेंट में एक बार लिख के छोड़ दोगे तो सारे को याद रहेगा। डीआरआर 10%, डीआरआई 15%, ठीक है। तो बस याद रख लेना। और एक चीज यही है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब होंगे जब ही रिडीम किया जाएगा, वरना कंपनी रिडेम्पशन नहीं कर सकती। डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। अब मैंने ठीक बोला है, ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं इसकी जनरल एंट्री की, तो ये कमेंट में सारे मेंशन कर देना। बस इतनी सी चीज लिखनी, डीआरआर का इतना % लगता है, इसका इतना लगता है, और बाकी आपका मन करे जो वो लिख देना, ठीक है। तो नीचे हम बात कर रहे हैं आगे, व्हेन डीआरआर अकाउंट इज क्रिएटेड जनरल एंट्री। पहली चीज तो आप ये समझो कि डीआरआर अकाउंट बनाया कब जाता है। तो डीआरआर एक रिजर्व अकाउंट है। जब भी आप अपना बिजनेस चालू करते हो आप उससे पहले कुछ ना कुछ रिजर्व अपना बनाते हुए चलते हो। तो आप डीआरआर जब बनाओगे तो डीआरआर हमेशा 31 मार्च को बनता है। कब बनता है? 31 मार्च। कोई भी आप ईयर कर रहे हो, मान लो अभी 2023 चल रहा है तो 2022 का जो ईयर गया है या 2023 में जो 31 मार्च आई थी, तो उस फाइनेंशियल पीरियड में आप डीआरआर क्रिएट करोगे। तो डीआरआर क्रिएट कैसे करते हैं उसकी जनरल एंट्री में सिखाऊंगा आपको। टोटल मैंने आपको 5 जनरल एंट्री बतानी है बस, ठीक है। 5 से ऊपर नहीं बताऊंगा। मैंने आपको एक प्रीमियम की और एक पार की एंट्री बताई थी, याद है? प्रीमियम की और पार की 2 एंट्री ये सीख लो, 2 एंट्री यहाँ सिखा दूं, आगे 6 एंट्री में क्वेश्चन खत्म। तो देखो भाई, डीआरआर की जनरल एंट्री होती है एसओपीएल अकाउंट डेबिट। जब भी आप डीआरआर बनाते हो 31 तारीख को बनेगा, याद रखना 31 मार्च को, ये भी लिख देना चाहे हो सके तो एसओपीएल मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ, एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सोप।
SOPL। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा जाएगा किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप रिजर्व बना रहे हो। 2 में DRR अकाउंट, DRR अकाउंट से पैसे गए, जो भी आपका पैसा जाएगा तो ये बिगिनिंग में जाएगा, शुरुआत में जाएगा बिल्कुल। अब हम अगर मान लो उस रिजर्व को क्लोजिंग में यूज करेंगे तो DRR अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में जनरल रिजर्व। ये जो पैसा है अभी कहां पड़ा है, जनरल रिजर्व में। तो 2 एंट्री सिर्फ पास होगी, SOPL अकाउंट डेबिट 2 में DRR अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, DRR अकाउंट डेबिट 2 में जनरल रिजर्व, DRR अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कितने परसेंट से, तो भैया इसकी एंट्री जो होगी DRR की, तो ये होगी 10% से। जो भी अमाउंट होगा वो 10% से लिखा जाएगा, 31 मार्च को बनेगा। समझ है, बात क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं DRI अकाउंट की। When DRI अकाउंट इज क्रिएटेड, अगर आप DRI अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो DRI अकाउंट हमेशा 1 अप्रैल को बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल पीरियड जब भी स्टार्ट होता है तो DRI अकाउंट तब से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी, जैसे यहाँ पे मैंने करा था SOPL अकाउंट, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, बट ये तो बैंक में जा रहा है ना। हमने यहाँ पे रिजर्व अपने पास करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था हमारा। अब ये पैसा हमने बैंक में डाला, मैंने अभी गुल्लक वाला एग्जांपल दिया था, इन्वेस्टमेंट तो बैंक में जाएगी। तो DRI अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा कहाँ पे, 2 में बैंक। कहाँ जा रहा है, बैंक में इन्वेस्ट हो गया। अब देखो बैंक में जब इन्वेस्ट हो गया तो पैसा तो चला गया बैंक में, अब पैसा बैंक से वापस निकालना है, रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन टाइम पे DRI की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने परचेज करा था बिगिनिंग में, यहाँ पे खरीदने की एंट्री थी, जब हमने कुछ बैंक में डाला था खरीद रहे। यहाँ पे बेचने वाली एंट्री एक तरह से मानो, तो यहाँ पे बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में DRI अकाउंट, इसको उल्टा कर देंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा, देख लो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में DRI हो गया, तो एंट्री यहाँ पे आएगी। एंट्री कितने से आएगी, एंट्री आएगी 15% से। 15% अमाउंट डलता है DRI में और 10% डलता है DRR में, ठीक है। भाई बहुत कंफ्यूजन है तो लिख देना याद से, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। नोट्स वगैरह चाहिए तो परचेस कर लेना, कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, सारी चीजें क्लियर होंगी। पॉइंट नंबर 2 है रिक्वायरमेंट ऑफ DRR अकाउंट। रिक्वायरमेंट ऑफ DRR अकाउंट, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने आपको जनरल एंट्री बताई है, अभी मैं आपको सारी पूरी 6 की 6 जनरल एंट्री जो है वो यहाँ पे मेंशन करके दिखाने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी जनरल एंट्री होती है, कब होती है, और पूरा अकाउंट आपको क्लियर हो जाएगा। ये 4 आपने देख लिए कौन से मेथड होते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूँ इस 4 मेथड को, चाहे नोट कर लो, नोट नहीं करा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले 31 तारीख को, 31 मार्च को जो एंट्री होगी, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पूरी जनरल एंट्री सारी, ठीक है भाई, स्टार्टिंग से सारी जनरल एंट्री बता रहा हूँ, जो भी डिबेंचर में होते हैं वो सारी पॉसिबल एंट्री। तो भाई रिडेम्पशन के टाइम पे जो भी एंट्री होगी सारी बता रहा हूँ। सबसे पहले बनता है SOPL अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे क्या, DRR अकाउंट। तो सबसे पहले आएगी ये वाली एंट्री, पहली एंट्री SOPL अकाउंट डेबिट 2 में DRR। अब चाहे तो मैं नंबर बता दूं, रट लेना बाद में। SOPL अकाउंट, जो भी रट्टू तोते हैं जिनको रटना आसान लगता है वो रट लेना, ठीक है, जिनको समझ आता है वो समझ लेना। पहले हमें DRR अकाउंट बनाना पड़ेगा, SOPL अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोला मैंने, ठीक है, डेबिट 2 में क्या आएगा, DRR अकाउंट। यहाँ पे आएगा अमाउंट, अमाउंट कितने परसेंट का आएगा भाई, अमाउंट आएगा 10%। याद रखना, मैं लिखते हुए चल रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, जल्दी बता दो भैया। भाई दूसरी एंट्री आएगी DRI की। दूसरी एंट्री अब मान लो 31 तारीख के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल को जो आएगी वो एंट्री आएगी DRI की। तो आप लिखोगे DRI अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2 में बैंक अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट आएगा, अमाउंट जो आएगा वो 15% से आएगा, @ 15%। DRI है तो 15% मैं हमेशा लिख रहा हूँ, और DRR है तो 10%, ताकि आपको याद रहे। तीसरी एंट्री जो आएगी भैया, तीसरी एंट्री आएगी, कोई सी भी डेट हो सकती है, मान लो 1 सितंबर है, 1 अगस्त है, 1 जुलाई है, तो ठीक है। तीसरी एंट्री जो आएगी, अब वो एंट्री करोगे जो सबसे पहले मैंने कराई थी ना, पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। जब भी आप रिडेम्पशन करोगे
पार या प्रीमियम पे करोगे, तो मैं मान के चलता हूँ आप पार पे करोगे, तो एट द रेट 9% रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, रिडम्पशन कर रहे हो डिबेंचर का, तो यहाँ पे XX, ठीक है। 2 में डिबेंचर होल्डर, 2 में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट XX, ठीक है भाई। तीसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। चौथी एंट्री कौन सी आएगी, तो भाई चौथी एंट्री अभी आएगी। अब आपने क्या करा, यहाँ पे रिडम्पशन करा, रिडम्पशन का पैसा बैंक से क्या करना है, निकलेगा, तो बैंक से पैसा आएगा, तो चौथी एंट्री मान लो मैं 1 जुलाई को ही कर रहा हूँ सेम। 2 एंट्री की डेट अलग हो सकती है, जो भी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन में देगा वो डालनी है, बाकी एंट्री सेम होगी। तो अब आप रिडम्पशन कर रहे हो, रिडम्पशन की एंट्री ये वाली डालनी है, तो रिडम्पशन की आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में DRI, ठीक है। DRI कितने परसेंट से, भाई DRI कितने परसेंट से, 15% भैया, 15%, 15%, ठीक है। मैं हमेशा लिख रहा हूँ DRI के आगे 15%, DRR के आगे 10%, भूल मत जाना। कमेंट में हो सके जितना हो सके, 1 हो सके 2 हो सके, जिस बच्चे से हो सके वो मेंशन कर देना, जरूरी नहीं है, अच्छा लगता है अगर मेंशन कर देते तो बाकी आपकी मर्जी है, हमारा काम बोलना भाई, आप करो ना करो बाकी तो आपके ऊपर है, ठीक है। लाइक करो मत करो, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो भाई 4 एंट्री हो गई। अब हमें करनी है 5वीं एंट्री। 5वीं एंट्री कौन सी होगी, 5वीं एंट्री मान लो मैं डेट चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 15 जुलाई। 5वीं एंट्री, अब पैसा यहां से क्या आएगा, बैंक में आ जाएगा, तो रिडम्पशन अभी जो करी हमने वो बैंक में आएगी। तो इस रिडम्पशन की पार वाली दूसरी एंट्री जो मैंने बताई थी, तो वो आपको करनी है। तो आप क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक। और अगर मान लो आपका प्रीमियम पे होता तो क्या करते भैया, प्रीमियम पे होता तो मैंने बताया था प्रीमियम में इस वाली एंट्री में एक लाइन और देगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो कहां पे आएगी, वो आएगी भाई डेबिट साइड में, वो भी है, ठीक है। ये डेबिट साइड है ना, वो भी एक इसके बीच में आ जाएगी, यहाँ पे डेबिट साइड प्रीमियम पे। ये पार के हिसाब से बता रहा हूँ, एट अ पार, ठीक है। तो मैंने लिख दे रहा हूँ एट पार, ये क्वेश्चन पार के हिसाब से चल रहा है। अब देखो कितनी एंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 एंट्री हो गई। अब एक लास्ट एंट्री हो रही। लास्ट एंट्री भाई ये है कि अब पैसा जो DRR का है वो रिजर्व में आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, DRR अकाउंट डेबिट, 2 में जनरल रिजर्व, ठीक है। डेट आप कोई भी डालो, डेट 1 सितंबर डालो, जब भी आपका पैसा जो है वो रिडम्पशन हो जाएगा। कितने परसेंट से, 10%। क्यों, क्योंकि ये DRI अकाउंट है भाई। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इससे ज्यादा ना एंट्री हुई है ना एंट्री होगी, बस ये सारी जनरल एंट्री है जो एक केस सोल्व करेगी आपका। हो सकता है ज्यादा ज्यादा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रीमियम आ गया, तो वहां पे प्रीमियम की एक एंट्री आ जाएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं। तो अब मैं इसको याद करना आपको सिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखो। SOPL अकाउंट है तो DRR है, पहले DRR, इसके मैंने नंबर 1 डाला है, मैंने इसके आगे क्या नंबर डाला है, नंबर 1, ठीक है। आपके लिए ही डाला है, बाद में बताने वाला था, आप जिसने नोटिस कर लिया ठीक है। तो हमने क्या डाला, नंबर 1, नंबर 1 पे ये एंट्री, नंबर 2 पे DRI की ऊपर वाली एंट्री, ठीक है। 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री आएगी जो आपकी रिडम्पशन पे मतलब पार पे या प्रीमियम पे होती है, वो वाली एंट्री। चौथी एंट्री जो होगी, चौथी एंट्री वो फिर से कौन सी होगी, DRR की, सॉरी DRR की नहीं, DRI वाली, ठीक है। ये हमारी चौथी एंट्री है। 5वीं एंट्री इसकी अपोजिट वाली जो मैंने कराई थी, पार पे 2 एंट्री कराई थी, तो इसके अपोजिट जो होगी वो वाली होगी। छठी एंट्री जो होगी वो हमेशा रिजर्व की आएगी, याद रखना, रिजर्व नीचे आएगा, SOPL सबसे ऊपर आएगा। तो याद ऐसे रख लो, SOPL DRR का सबसे ऊपर, रिजर्व सबसे नीचे। 2 एंट्री पता चल गई, सबसे ऊपर सबसे नीचे। और जब भी आप पार या प्रीमियम की एंट्री करोगे तो तीसरी और 5वीं एंट्री जो होगी वो होगी, और बीच में बाकी दोनों वाली कौन सी होगी, वो DRI की होगी, ठीक है। समझ आ गया। तो भाई पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब आप बोलोगे कुछ रह रहा है, कुछ तो रह रहा है। हाँ, हम अब करने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ DRR एंड DRI, कि DRR और DRI की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है भाई, रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। DRR जो है वो कौन कौन सी कंपनी क्रिएट करती है और DRI कौन सी कंपनी क्रिएट करती है, वो और बता दो। तो भाई देखो, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो सारा ले लो, ठीक है। तो भाई अब मैं आगे बताने वाला हूँ DRR और DRI की जो कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी में जरूरत पड़ता है। तो DRR किसी भी कंपनी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, DRR कोई भी कंपनी मेंटेन नहीं करती, एक कंपनी है बस,
और DRI जो है वो दो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ, बस याद रखना। पहली आती है लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFC, मतलब कि क्या होता है, ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनल कंपनी, जो फाइनेंशियल कंपनी होती है ऑल इंस्टीट्यूशन, वो और बैंक जो होता है वो दोनों छोड़ के बाकी जो लिस्टेड कंपनी है वो जो है मेंटेन करती है सिर्फ और सिर्फ DRI 15%। दोबारा बता रहा हूं, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो सारी की सारी DRI जो है वो मेंटेन करेगी, सिर्फ DRI मेंटेन करेगी। कौन भाई? लिस्टेड कंपनी मेंटेन करेगी। चाहे कमेंट में लिख लेना, बार बार भूल मत जाना, कमेंट में लिख के चले जाना कि जो लिस्टेड कंपनी है अदर देन, छोड़ के, किसको छोड़ के? एक तो AIFC और दूसरा बैंक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ DRI मेंटेन करेगी, जो कि 15% होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे अदर देन, यहाँ पे लिखा है अदर अनलिस्टेड कंपनी। अब जो अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड कंपनी है, वो सारी अनलिस्टेड कंपनी एक्सेप्ट NBFC को छोड़ के और हाउसिंग को छोड़ के, दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनो, NBFC को छोड़ के और हाउसिंग को छोड़ के बाकी सारी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड की बात कर रहा हूं भाई बार बार, अनलिस्टेड कंपनी NBFC और हाउसिंग को छोड़ के बाकी अनलिस्टेड कंपनी सारी की सारी DRR भी मेंटेन करेगी और DRI भी मेंटेन करेगी। DRR 10% मेंटेन करेगी, DRI 15% मेंटेन करेगी। दोबारा सुनो, लिस्टेड कंपनी में दो छोड़े हैं, एक बैंक और एक AIFC, बाकी सारी लिस्टेड कंपनी सिर्फ और सिर्फ DRI मेंटेन करेगी। और अनलिस्टेड कंपनी में अनलिस्टेड सारी कंपनी DRR भी मेंटेन करेगी, DRI भी मेंटेन करेगी। दो चीजें छोड़ के, दो कंपनियां छोड़ के, एक NBFC और दूसरा हाउसिंग। समझ आ गया? बस चैप्टर खत्म। नीचे एक चीज है, नहीं भाई नीचे कोई नहीं बचा, बस इतना ही था चैप्टर। अब आप इसको उतार लो। सबसे ज्यादा मेंटेन ये है कि कंपनी कभी भी पूछ लेगा कि कौन सी कंपनी जो है DRR मेंटेन करती है, कौन सी नहीं, तो इसके अलावा कोई भी कंपनी का नाम है ना, वो कोई DRR या DRI मेंटेन नहीं करता, सिर्फ इनके अलावा। ठीक है, पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये आपको मैंने इसके छोटे छोटे जनरल एंट्री बता दी कैसे आपको लिखनी है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो याद इसको कर लेना। ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। हमने सीखा मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन, हमने सीखा जनरल एंट्री, हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन जिसमें 4 मेथड पढ़े थे, लमसम पढ़ा था, ओपन मार्केट पढ़ा था, ड्रॉप लोड्स पढ़ा था, कन्वर्जन पढ़ा था। आउट ऑफ कैपिटल में देख लिया हमने, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन में आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है मैंने आपको दोनों ही बता दिए, मिक्स्ड बता दिया, जनरल एंट्री सिखा दी, लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या होती है DRR और DRI की भाई ये बता दिए। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है डिबेंचर्स के चैप्टर में, जो मैंने छोड़ा पूरा चैप्टर कवर करा दिया। अब आपको नोट्स वगैरह भी बाय करने तो वो बाय कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। और इसके आगे का जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर की लिस्ट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जल्दी आने वाला है। यूनिट 2 स्टार्ट करवाएंगे जल्दी, और यूनिट 1 अब पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सारे चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, आपको सारी चीजें वहां पे गिवन है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन करके बताइए। जो मैंने डालने को बोला कमेंट में वो मत भूल जाना भाई, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप डालोगे तो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू। अब आप इसको उतार लो।